और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। औरैया से खबर है, इलाज के दौरान छात्र की मौत का मामला है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप में आग लगा दी। शिक्षक की पिटाई से छात्र की हालत बिगड़ी थी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो इलाज के दौरान छात्र की मौत का ये पूरा मामला है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान लगातार बवाल भी देखने को मिला। और मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस की जीप में आग लगा दी। शिक्षक की पिटाई से छात्र की हालत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान आज छात्र ने दम तोड़ दिया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से प्रदर्शनकारी भीड़ ने जो पुलिस की जीप थी उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों में गुस्सा है। आपको बता दें कि शिक्षक की पिटाई के दौरान छात्र घायल हुआ था, उसका इलाज लगातार जारी था, लेकिन लंबे इलाज के बाद आज छात्र ने दम तोड़ दिया। लोगों में गुस्सा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, बवाल देखा जा रहा है औरैया में इस पूरे मामले को लेकर, और पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर। औरैया का ये पूरा मामला था। शिक्षक की पिटाई के दौरान छात्र था, वो घायल हुआ था, जिसके बाद इलाज उसका चल रहा था। काफी दिन तक अस्पताल में भर्ती था और आज छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। और चलिए फिलहाल सुमित गुप्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या स्थिति है फिलहाल मौके पर और क्या मांग इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है? ठीक है, बताना चाहूंगा ये मामला जो है 20 दिन पुराना था, जहां एक शिक्षक ने एक निखिल नाम के एक दलित बच्चे को हाई स्कूल के जो पढ़ता था उसको टेस्ट में एक प्रश्न गलत होने पर मारपीट की थी, जिसकी इलाज जो है कराया गया था, सैफी अस्पताल में भर्ती था और आज जो है उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसको जो है जब पोस्टमार्टम कराया गया, हालांकि यहाँ के एसपी ने खुद इटावा के सीएमओ से बात करके उसके जो है पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही सब मौजूदा जनपद में आया तो सबको कॉलेज के बाहर रखा गया और अपनी मांगे मांगने लगे कि 50 लाख रुपए परिजनों को दी जाए, एक परिजन की नौकरी दी जाए। सुमित, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, यहाँ पर प्रदीप यादव जी सपा विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, किस तरीके का बवाल औरैया में देखने को मिल रहा है, लोगों में गुस्सा है, फिलहाल क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर आप? तब उस बच्चे के साथ तो अन्याय हुआ। हाँ, उसके साथ दलित बच्चे के साथ टीचर ने जो है मारपीट की जी, और उस समय थोड़ी सी लापरवाही रही, बाद में वो बच्चे का इलाज चला, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो लेकिन उसके बाद से पुलिस ने जो धाराएं थी वो धाराएं लगा दी। फिर जो कुछ लोग भीम आर्मी के आ गए तो वो थोड़े उत्तेजित थे, तो तब तक हम लोग चूक सब तरीके से बात कर रहे थे। तो मामला मतलब प्रशासन सारी बातें जो मांगे थी मानने को तैयार थी, आर्थिक स्थिति और दोषी को दंड मिले, दोषी एक ही दिन में कल तक गिरफ्तार हो जाए, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब वो बवाल होने लगा वहाँ, तो हम लोग फिर निकल आए वहाँ से। तो आपको नहीं लगता है कि जब छात्र के साथ पिटाई हुई थी उसी समय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, उसी समय इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी? बिल्कुल आज ये नौबत आ गई है कि शिक्षक तो गायब है और शहर में बवाल मचा हुआ है और जो मासूम था उसे जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि बवाल तो हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, अब क्या किया जा रहा है, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है? अब लोगों को तो जैसे होगा समझाएंगे और मदद भी उसकी करेंगे, उस परिवार की और मदद होनी चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी आर्थिक मदद भी हो और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसमें हम लोग लगे हैं। सर वो होगा कैसे, क्योंकि इसमें तो आप लगे हुए हैं, लेकिन जो आरोपी था वो तो फरार है ना। कल तक का क्या हम लोग इंतजार करें कि कब उसकी गिरफ्तारी होगी? आरोपी जो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि या तो आज रात में ही पकड़ा जाएगा। सर क्या आश्वासन से लोग मान जाएंगे, क्योंकि शहर में तो बवाल है ना, लोगों में गुस्सा है, पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया, आगे जो ये चीज है ये बढ़ भी सकती है, तो क्या आश्वासन से काम चल जाएगा? अब देखो क्या होता है उसमें। पब्लिक में तो गुस्सा है, लोगों में तो तकलीफ है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी तरफ से विशेष तौर पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि देखा जाएगा। सर देखने से काम थोड़ी ना चलेगा। मैं तो लगातार वहीं बैठा था,
मैं वहीं बैठा था उसी जगह पे। और उसके बाद जब ये सब कुछ बात हो गई, फिर थोड़ी बहुत बिगड़ जाती थी। तो वहाँ से जैसे ही हम निकले, उसके बाद से ये सब पुलिस में आग लगा दी। हम थोड़ी देर के लिए चले आए थे एक जगह। सर अभी आप कहाँ हैं? अभी आप क्या मौके पर पहुँचे जहाँ पर ये बवाल हो रहा है? क्योंकि पुलिस मौके पहुँचे। हाँ। मौके पे तो वहीं से थोड़ी दूर आगे तो बैठे ही हैं हम। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, जरूर हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का आगे भी इस पर कुछ कार्रवाई हो और जल्दी आरोपी पकड़ा जाए। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से खबर है। यहाँ पुलिस हिरासत में युवक ने सिपाहियों को धमकी दी है। युवक ने पुलिस वालों को कहा कि तुम लोगों को मैं देख लूंगा। गाली गलौज की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी और पीआरवी पर तैनात स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप किस तरीके से पुलिस वालों को धमकाया जा रहा है। पुलिस हिरासत में ये युवक था जो कि सिपाहियों को धमकी देता हुआ नजर आया। तुमको कोई मार रहा है? क्यों नहीं मारे? क्यों मारे? कह रहे मुंह में बाथरूम कर देंगे। अब तुम बिला जब बक रहे हो, हमसे कह रहे बाथरूम मुंह में। अभी अभी हम दिखाते हैं। कौन कह रहा है? तुमने उसको मारा? उसको कोई मार रहा है? क्यों नहीं मारे? क्यों मारे? कह रहे मुंह में बाथरूम कर देंगे। अब तुम बिला जब बक रहे हो, हमसे कह रहे बाथरूम मुंह में। अभी अभी हम दिखाते हैं। कौन कह रहा है? तुमने उसको मारा है? 10 मिनट का तुमने उसको। हाँ, तुम जो करना अपना करना, तुम अपना करो। चलो बोलो मत, गाड़ी में शांत बैठो। तुम बोलो मत। और इधर अमरोहा में गालीबाज दारोगा पर कार्रवाई हुई है। गालीबाज दारोगा को सस्पेंड किया गया है। महिला सिपाही के पति को दारोगा ने गालियां दी थी और महिला सिपाही के पति के साथ मारपीट भी की गई थी। गाली देते हुए दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर अब ये कार्रवाई की गई है। और बता। तो ये वीडियो देखिए आप, अमरोहा का है। गालीबाज दारोगा किस तरीके से थप्पड़ों की बरसात इस युवक पर करता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है और गालीबाज दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो लगातार थप्पड़ों की बरसात गालीबाज दारोगा की तरफ से की गई। हालांकि इस पूरे मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद त्वरित संज्ञान इसका लिया गया और अब इसे सस्पेंड कर दिया है। आप मार रहे हो, कोई बात नहीं। और मुझे और बुलंदशहर में जलभराव से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को पानी में घुमाया और अब पानी में घुमाने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद नगर पालिका चेयरमैन ने नाराज लोगों को समझाया। तो तस्वीरें आप देखिए कैसे जलभराव की स्थिति है बुलंदशहर में और उससे नाराज है लोग। और आज जो ईओ है, जब वो मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो लोगों ने इन्हें पानी में घुमाया और ये ईओ को पानी में घुमाने का वीडियो भी आप देख रहे हैं। लोगों की नाराजगी है, जगह जगह जलभराव है, व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में कैसे दिक्कतें हो रही हैं लोगों की, ये ईओ को घुमा घुमा कर आज लोगों की तरफ से दिखाया गया। और पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी चेहरा रहे और बाहुबली डीपी यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। संभल में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव अगले 20 साल तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना सकते हैं। डीपी यादव ने यह भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अगर शिवपाल यादव की पार्टी को 15 सीट भी दे देते हैं तो आज राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार। अपना गुजारा कैसे ही न कैसे कर ही लेंगे, लेकिन जिस आदमी ने समाजवादी पार्टी को बनाया उसको भी दरकिनार कर दिया। अगर 15 सीट शिवपाल यादव को दे दी जाती तो आज उनकी सरकार न होती प्रदेश में। और अब मुझे नहीं लगता कि अगले 20 सालों में भी उनकी सरकार आएगी। मुझे नहीं लगता है, कोई माने या नहीं माने नहीं करता। मेरा अपना अंदाजा है, हमने भी इन्हीं कच्चे रास्तों पर चलकर राजनीति का बोझ ढोया। तो इतना इल्म तो है
और चलिए अब बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूपी को मिला सम्मान। यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट सम्मान मिला है। रैंकिंग में सुधार का यूपी देश का नंबर 1 राज्य बना है। 2 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान खाते खोले गए। 2 करोड़ खाते खोलने वाला दूसरा राज्य यूपी बना है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है। तो रैंकिंग में सुधार हुआ यूपी में और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आज ये सम्मान मिला है। 2 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। और अगली खबर अब सहारनपुर से है, जहां 25,000 का इनामी पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजिर इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की है। हरियाणा के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मिर्जापुर थाना पुलिस ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की है। हरियाणा के यमुनानगर निवासी करमजीत सिंह ने हाजिर इकबाल समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। जी, इसमें थाना मिर्जापुर में एक व्यक्ति ने आकर मुकदमा दर्ज करवाया था इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ, जिसमें कि आरोप थे कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान जो उनका सामान था उसका उन्होंने रख लिया, यूनिवर्सिटी में दिया नहीं वापस और कई करोड़ रुपए का गबन किया है उनका। 420 और लूट की डकैती की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर कि पुलिस ने वादी की निशानदेही पर जाकर आज यूनिवर्सिटी से जो इनका सामान था वो बरामद किया है और उसको कब्जे में लेने की कार्यवाही आगे की जा रही है। सर, लगभग कितनी कीमत का ये सामान होगा जो आज रिकवर किया गया है? और अब बात उस दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की, जो 10 जुलाई 2020 को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। अब लखनऊ में पुलिस ने विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश का मकान सील किया है। लखनऊ के इंद्रलोक कॉलोनी में कृष्णानगर पुलिस की टीम और कानपुर की चौबेपुर पुलिस की मौजूदगी में सील की कार्रवाई की गई। मकान की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब खबर नोएडा से है, जहां त्यागी समाज के लोगों ने सेक्टर 93 के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी का घेराव किया। सोसाइटी के बाहर धरने पर भी बैठे। इसी सोसाइटी में एक महिला से बदतमीजी और धक्का देने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी भी धरने में शामिल हुई। धरना दे रहे लोगों ने पुलिस और नोएडा अथॉरिटी को ज्ञापन दिया और श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर हटाए पेड़ों को लगाने और सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद धरना खत्म हो गया है। मांगेराम त्यागी और उनके कुछ समर्थक ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के सामने आए और उनका कहना था जो श्रीकांत त्यागी के घर के कैंपस के सामने से जो पेड़ हटाए गए हैं या तो उन्हें पुनः लगाया जाए, अन्यथा जो बाकी पेड़ सोसाइटी में लगे हैं उनकी जांच करी जाए और उनके विरुद्ध भी वैसी ही कार्रवाई करी जाए। इसमें पुलिस और नोएडा अथॉरिटी द्वारा उनकी मांगों को सुना गया है और उसमें जो भी लीगली पॉसिबल एक्शन होगा एज पर द रूल्स के पेड़ कैसे लगने हैं या फिर कैसे हटने हैं वो लिया जाएगा। और अब खबर शामली से है, जहां नगर पालिका की चेयरमैन के पति और करीब 17 सभासदों को नोटिस भेजा गया है। बीते 20 सितंबर को चेयरमैन के पूर्व पति ने अपने साथ 17 सभासदों को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे और इस्तीफा देने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था। इस मामले में अपर जिलाधिकारी का कहना है कि इस्तीफा नियमों के तहत नहीं दिया गया, सिर्फ ज्ञापन के रूप में दिया गया था, जिसमें न तो मौजूदा चेयरमैन अंजना बंसल और न ही 7 महिला सभासदों का जिक्र था, जिसकी जांच अब कराई जा रही है। प्रशासन का यह भी कहना है कि इस्तीफा देने के लिए चेयरमैन और सभासदों का अधिकारी के सामने मौजूद रहना जरूरी होता है, क्योंकि सीधे उनके द्वारा कोई भी ना तो इस्तीफा प्रपत्र दिया गया है, ना ही कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, ना ही कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो एक थर्ड व्यक्ति के द्वारा इस तरह से किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के का जो है इस्तीफा कहना या ज्ञापन देना या उसका नाम लेते हुए कार्यालय में उपस्थित हो करके और इस तरह से देना, तो हमको उसको हियरिंग का मौका देना है, उसको सुनवाई करने के बाद में उसमें निर्णय लेना है। आगे बढ़ेंगे तो 28 सितंबर को सपा के सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा और इसी को लेकर सपा नेता रामजी लाल सुमन से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। 5 साल बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक मोहर लगेगी। इसके साथ ही कई तरह के और भी सांगठनिक बदलाव होने हैं। तो क्या
राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या रहता है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है, बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, आपने तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, क्या रहता क्या है इस अधिवेशन में? समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक हर 5 साल में पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चला और ये सदस्यता अभियान 5 वर्षों तक के लिए है, यानी जो पार्टी का सदस्य बना है उसकी सदस्यता 2022 से लेकर के 2027 तक रहेगी। तो एक प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इलेक्शन कमीशन को बताना होता है कि हमारा संविधान ये है और संविधान के मुताबिक हम बाध्य हैं 5 साल बाद राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन करने के लिए, उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए न सिर्फ राष्ट्रीय सम्मेलन, इसके साथ राज्य सम्मेलन भी हो रहा है। एक दिन पहले 28 सितंबर को राज्य सम्मेलन होगा और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो ये तो सब सर्वविदित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव ही रहने वाले हैं। तो क्या सर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कोई बदलाव या इस तरह कोई सुगवाट या और कोई बड़ा सांगठनिक बदलाव? नहीं, मुझे इस से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पसंद होगा वही प्रदेश का अध्यक्ष होगा। और चलिए 10 का दस्तावेज में फिलहाल उतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।